हेलो। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं। आखिर हम अपने माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं? ये सब कुछ जुड़ा है वंशानुक्रम के सिद्धांतों से। मतलब वो तरीका जिससे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा किसी परिवार में सबकी आंखों का रंग एक जैसा होता है, या बालों का स्टाइल, या फिर कद-काठी। तो क्या ये सब बस इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छुपा है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। हमारी ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, एक वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल के साथ। उन्होंने मटर के पौधों पर कुछ बड़े ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे प्रयोग किए और उन्हीं से जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी की नींव रखी। उन्होंने हमें बताया कि ये वंशानुक्रम कोई जादू नहीं, बल्कि कुछ तय नियमों का खेल है। मेंडल ने एक आइडिया दिया कि हमारे गुणों को कुछ कारक कंट्रोल करते हैं। आज की दुनिया में हम इन्हीं कारकों को जीन के नाम से जानते हैं। समझिए कि ये वंशानुक्रम की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई हैं। ये वो निर्देश हैं जो माता-पिता से बच्चों में जाते हैं और तय करते हैं कि वो कैसे दिखेंगे और उनका शरीर कैसे काम करेगा। अच्छा, अब एक ही जीन के अलग-अलग रूप हो सकते हैं जिन्हें एलील कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आंखों के रंग के लिए एक जीन है, लेकिन उसके भूरे, नीले या हरे रंग के एलील हो सकते हैं। मेंडल के मटर के पौधों में ऊंचाई वाले जीन के लिए एक लंबा एलील था और एक छोटा एलील, मतलब एक ही गुण के दो अलग-अलग वर्जन। तो क्या होता है जब दो अलग-अलग एलील एक साथ आ जाते हैं? यहीं पर काम आता है प्रभाविता का सिद्धांत। एक डोमिनेंट या प्रभावी एलील, जैसे कि लंबापन, हमेशा अपना असर दिखाएगा, भले ही उसकी सिर्फ एक ही कॉपी क्यों न हो। ये रिसेसिव या अप्रभावी एलील के असर को छिपा देता है, जो तभी सामने आता है जब उसकी दो कॉपी मौजूद हों। और इसी से जुड़े हैं दो बहुत जरूरी शब्द, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप किसी भी जीव का पूरा जेनेटिक मेकअप है, कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। और फिनोटाइप वो नतीजा है जो हमें असल में दिखाई देता है, जैसे स्क्रीन पर दिखने वाला प्रोग्राम। तो जीनोटाइप अंदर का ब्लूप्रिंट है और फिनोटाइप बाहर दिखने वाला नतीजा। मेंडल का पहला नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन का नियम। ये नियम बताता है कि जब प्रजनन कोशिकाएं, जिन्हें युग्मक भी कहते हैं, बनती हैं, तो एक गुण के लिए जो दो एलील होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि माता-पिता से बच्चे तक जाने वाली हर प्रजनन कोशिका को हर गुण के लिए सिर्फ एक ही एलील मिलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी दिलचस्प हो जाती है। मेंडल का दूसरा नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहता है कि अलग-अलग गुणों के जीन एक दूसरे से आजाद होते हैं। मतलब पौधे की ऊंचाई का जीन उसके बीज के रंग के जीन से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाएगा। और इसी वजह से भाई बहनों में गुणों के इतने सारे अलग-अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। मेंडल ये तो समझ गए थे कि ये कारक मौजूद हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये असल में हैं क्या, या कोशिका के अंदर रहते कहाँ हैं। इस एक सवाल ने वैज्ञानिकों को दशकों तक उलझाए रखा और जेनेटिक्स की अगली सबसे बड़ी खोज की नींव रखी। तो फिर आया वो मोड़ जब माइक्रोस्कोप बेहतर हुए और वैज्ञानिकों ने मेंडल के इन कारकों को कोशिका के अंदर मौजूद असली चीजों से जोड़ना शुरू किया। ये जेनेटिक्स के सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। और इसी खोज से सामने आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि जीन कहीं हवा में नहीं तैरते, बल्कि वे गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम पर खास जगहों पर बैठे होते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा खुलासा था। इसने मेंडल के कारकों को एक पक्का फिजिकल एड्रेस दे दिया था। और कमाल की बात यह है कि ये थ्योरी एकदम परफेक्ट बैठती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जीन और क्रोमोसोम का बर्ताव बिल्कुल एक जैसा है। दोनों ही उन जीवों में जोड़ों में होते हैं जिनके पास गुणसूत्रों के दो सेट होते हैं, जैसे हम इंसान। दोनों ही प्रजनन कोशिकाएं बनाते समय अलग हो जाते हैं और ये जोड़े एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम का ये पूरा बर्ताव मेंडल के नियमों को हूबहू समझाता है। चलिए आप क्रोमोसोमल थ्योरी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं कि किसी भी जीव का लिंग कैसे तय होता है, और इसके लिए हम खास तौर पर X और Y क्रोमोसोम पर ध्यान देंगे। इंसानों में, जैसा ये टेबल दिखा रहा है, मादा में 2 X क्रोमोसोम होते हैं, यानी XX, और नर में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, यानी XY। मतलब Y क्रोमोसोम का होना ही नर होने का संकेत है।
लेकिन ये नियम हर प्रजाति में एक जैसा नहीं है। मुर्गियों में तो सिस्टम एकदम उल्टा है। वहां नर में ZZ और मादा में ZW क्रोमोसोम होते हैं। अब तक हम एक परफेक्ट जेनेटिक ब्लूप्रिंट की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होता है जब इस ब्लूप्रिंट में कोई गलती हो जाती है या कोई बदलाव आ जाता है? ये हमें जेनेटिक्स के एक और बहुत ज़रूरी पहलू की तरफ ले जाता है। इन बदलावों को म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन कहते हैं। ये हमारी जेनेटिक सामग्री में कोई भी परमानेंट बदलाव हो सकता है। ये बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कोड में एक अक्षर की गलती, या बहुत बड़ा भी, जैसे पूरे गुणसूत्र की संख्या का ही बदल जाना। यही म्यूटेशंस जेनेटिक विविधता का असली स्रोत है। एक तरह का बड़ा म्यूटेशन तब होता है जब गुणसूत्रों की संख्या ही बदल जाती है। इसे एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोशिकाओं में या तो एक या एक से ज्यादा गुणसूत्र एक्स्ट्रा हैं या फिर कम हैं। और इसी वजह से कुछ जाने-माने जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। इस स्लाइड में कुछ उदाहरण हैं। डाउन सिंड्रोम, जो क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से होता है, जिससे कुल क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक लिंग गुणसूत्र कम होता है, जिससे कुल 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम होता है, जिससे फिर से कुल क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। तो हमने मेंडल के मटर के बगीचे से लेकर हमारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद क्रोमोसोम तक का एक लंबा सफ़र तय कर लिया है। चलिए, जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बातें ये हैं, गुण जीन नाम की इकाइयों से आगे बढ़ते हैं। मेंडल के 2 बुनियादी नियम, विसंयोजन और स्वतंत्र अपव्यूहन, ये कंट्रोल करते हैं कि ये जीन कैसे बढ़ते हैं। गुणसूत्रीय सिद्धांत हमें बताता है कि ये जीन असल में क्रोमोसोम पर सवार होते हैं। और आखिर में म्यूटेशन इस जेनेटिक कोड को बदल सकते हैं, जिससे विविधता और कभी-कभी बीमारियां भी पैदा होती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी विज्ञान को नई दिशाओं में ले जा रहा है। जेनेटिक्स की हमारी समझ जैसे जैसे गहरी होती जाएगी, बीमारियों का इलाज करने और जीवन को बेहतर बनाने की हमारी क्षमता भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालने वाला है।